हेलो दोस्तों। अब यहाँ पे हमने यहाँ तक हम हमारे जो फंक्शनरीज थे जो सीआरपीसी को फंक्शन में लेके आते हैं उनको समझ लिया। मजिस्ट्रेट हो गए, पुलिस हो गई, प्रोसिक्यूशन हो गया, डिफेंस काउंसिल हो गए और प्रिजन अथॉरिटीज़ हो गई। अब हम क्या समझेंगे कि प्री ट्रायल चीज़ें क्या क्या होती हैं। मतलब देखो, आप अगर पूरे एक चीज़ को क्लासिफाई करो सीआरपीसी को, तो इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। प्री ट्रायल, ट्रायल और पोस्ट ट्रायल। उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जैसे बेल के प्रोविजंस हो गए और 125 वाले हो गए जहाँ पे मेंटेनेंस मांगते हैं। इस तरीके की चीज़ें वो अलग है और वो इंपॉर्टेंट भी हैं, उनको आप छोड़ नहीं सकते। उसके अलावा हमारा प्री ट्रायल, ट्रायल और पोस्ट ट्रायल होता है। प्री ट्रायल क्या है? प्री ट्रायल मतलब कि जो ट्रायल स्टार्ट होने से पहले की जितनी चीज़ें हैं, जैसे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चार्जशीट लाई जा रही है और कॉग्निजेंस लिया जा रहा है, तो ये सब क्या है? प्री ट्रायल। अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, ट्रायल से पहले जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो सब चीज़ें, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं प्री ट्रायल। अब हम काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर प्री ट्रायल के ऊपर ही काफ़ी सारी चीज़ें समझेंगे। यहाँ पे हम थोड़ी सी जनरल चीज़ें समझेंगे प्री ट्रायल की कि क्या होती हैं। इसके बाद हम और डिटेल के अंदर प्री ट्रायल को समझते जाएंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अपने कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है हल्का सा देखेंगे। बहुत ज़्यादा हमने डिटेल के अंदर पहले भी देखा हुआ है कि क्या डिफरेंस होते हैं और एग्जाम में पूछता भी है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने जनरल समझने के लिए कि प्रोसेस हमें अच्छे से समझ आए, उसके लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखो क्या होता है कि प्री ट्रायल में अगर हम आए तो सबसे पहले हमें क्या इंश्योर करना है, चाहे अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन जो हम काम कर रहे हैं ट्रायल से पहले, जिसको हम प्री ट्रायल बोल रहे हैं, वो काम कैसा हो कि जिससे कि ट्रायल जब हो वो कैसा हो? फेयर ट्रायल हो। जो भी हम एविडेंसेस ढूंढें वो कैसे हो कि आगे फ्यूचर में ट्रायल हमारा फेयर हो, ठीक है। उससे कोई भी जो एक्यूज है उसके साथ कोई भी मतलब कि कोई उसके साथ गलत चीज़ ना हो, चाहे एक्यूज हो चाहे विक्टिम की साइड हो, दोनों में से किसी के साथ भी कुछ भी गलत ना हो, ठीक है। और तभी एक्यूज को हम सजा दें जब हम एक रीजनेबल, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट चीज़ों को प्रूफ कर दे। अगर हमें 1% भी डाउट है तो हम उसको सज़ा नहीं देंगे। तो इसीलिए ही हमें फेयर ट्रायल करना है कि हम 100% प्रूफ करें हर एक हालात में कि इसने ये ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। अगर 1% भी हमें डाउट रह जाता है तो फिर हम उसको सज़ा नहीं देते। और जो प्रोसिक्यूशन साइड होती है उसका काम सिर्फ यही नहीं होता कि हर एक हालात में मुझे प्रूफ करना ही करना है कि अक्यूज़ ने गलती की है। उसकी ये ड्यूटी है कि वो कोर्ट को असिस्ट करे, चाहे डिफेंस काउंसिल हो चाहे प्रोसिक्यूशन का हो। सही क्या चीज़ है वो कोर्ट के सामने लेके आने। दोनों ही ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, चाहे प्रोसिक्यूशन है चाहे डिफेंस काउंसिल है, दोनों को ही यही प्रूफ करना है कि सच्चाई क्या है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हुक एंड क्रूक यूज़ करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सिर्फ मैं प्रूफ कर दूं जैसे भी कि एक्यूज़ नहीं ये क्राइम किया, ऐसा नहीं है। ये दोनों की ड्यूटी है, सच्चाई क्या है उसको सामने लेके आना, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे वो क्या है? फेयर ट्रायल करना, कि हम ट्रायल को कैसा करें? फेयर करें। उसके बाद अब देखो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है तो इनिशिएट कैसे होगी? या तो पुलिस के पास आप जाओगे कि भाई मेरे साथ ये ऑफेंस हो गया, ऐसी चीज़ हो गई तो आप एक्शन लीजिए, ठीक है। उसके अंदर वो एफआईआर करती है नहीं करती वो अलग चीज़ है। या फिर आप क्या करोगे? डायरेक्टली कोर्ट चले जाओगे। कोर्ट कैसे जाओगे? डायरेक्टली जाओगे, जज बैठे होंगे, उनको आप जाके अपनी बात बताओगे, जो भी मजिस्ट्रेट है आपके एरिया के, वो उसमें फिर जैसे कंप्लेंट केस होता है वो कंप्लेंट की तरह हो जाएगा, आपने कंप्लेंट करी है, ठीक है। वो रिटर्न में भी दे सकते हो, ऑरल भी दे सकते हो, दोनों चीज़ें चलती हैं। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अब ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है कौन इनिशिएट कर रहा है और कौन जो है एक्यूज को कोर्ट के सामने लेके आएगा और एविडेंसेस कौन कलेक्ट करेगा? तो देखिए, जो विक्टिम होता है उसी की ड्यूटी होती है कि वो ये एक तरीके से प्रोसीडिंग स्टार्ट करे, चाहे वो पुलिस के पास जाके स्टार्ट करे चाहे वो कोर्ट में डायरेक्टली जाके स्टार्ट करे। ड्यूटी किसकी है? विक्टिम की है, क्योंकि उसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है। अगर वही नहीं चाहेगा तो फिर चीज़ें स्टार्ट नहीं होंगी। और जो हमारा क्रिमिनल सिस्टम है वो पूरी तरीके से उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है कि वो हमारे जो ये सिस्टम है इसको फंक्शन के अंदर लेके आए। जो भी हमारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी हमारा सिस्टम है जुडिशरी का, उसको फंक्शन में लेके आए। चाहे वो पुलिस को लेके आना हो चाहे या फिर हमारे जुडिशरी के सिस्टम को फंक्शन के अंदर लेके आना हो। सीआरपीसी को पढ़ोगे, प्रोसीजरल लॉ जितना भी पढ़ोगे, वो पूरी तरीके से हेल्प करता है विक्टिम की कि वो उसको फंक्शन के अंदर लेके आ सके हर एक तरीके से। और एविडेंसेस भी कौन ही कलेक्ट करता है? विक्टिम ही कलेक्ट करता है जिसके साथ ऑफेंस हुआ है। लेकिन देखो होता क्या है, जैसे कि जो हमारा सिस्टम है वो हेल्प करता है विक्टिम को, क्योंकि विक्टिम के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो खुद जाके एविडेंसेस हर तरीके से इकट्ठे कर सके। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो कहीं पे भी जा सके, किसी से भी कुछ भी पूछ सके। इतनी पावर्स उसको नहीं दी गई हैं और ना ही उसके पास वो पावर्स हैं। उसके लिए जैसे हमने देखा था कि पुलिस एक्ट
बनाया गया और पुलिस एक्ट के अंदर हमने पुलिस को बहुत सारी पावर्स दी, जहाँ पे और सीआरपीसी ने भी पुलिस को बहुत सारी पावर्स दी, वो सर्च कर सकती है और अरेस्ट कर सकती है, इतनी इस तरीके की इन्वेस्टिगेट कर सकती है, बहुत सारी पावर्स दी गई हैं जो एक नॉर्मल पर्सन के पास नहीं होती। तो या तो हम डायरेक्टली जब पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस अगर एफआईआर कर लेती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर, तो फिर पुलिस अपने एक्शन के अंदर आ जाती है। अगर हम पुलिस के पास नहीं जाते तो हम मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि ऑफेंस हुआ है तो फिर वो पुलिस को वहाँ से एक्शन में ले आता है, पुलिस को बोलते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ढूंढिए, एविडेंसेस को ढूंढिए। अदरवाइज ये ड्यूटी किसकी होती है? विक्टिम की होती है। और पुलिस को क्यों बनाया गया? क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी ऑफेंस जो होता है वो पूरी स्टेट के अगेंस्ट होता है, सभी पब्लिक के अगेंस्ट होता है, ठीक है, प्राइवेट ऑफेंस नहीं होता। तो इसीलिए ही हमने ऑफेंस को भी दो तरीके से क्लासिफाई कर दिया, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। अब देखो इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है? पुलिस करती है। अब इसके लिए पुलिस का कौन सा एक्ट जो है, पुलिस एक्ट जो हम पढ़ते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसकी सेक्शन 23 में देखोगे ना तो एक पुलिस की ड्यूटी होती है ऑफेंस को डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना, कोई भी एविडेंसेस है उनको इकट्ठा करना, ये सब क्या है? पुलिस की ड्यूटी है। सेक्शन 23 पढ़ोगे पुलिस एक्ट का, उसके अंदर ये मिलता है। और अगर पुलिस अपनी इस ड्यूटी को पूरा नहीं करती तो उसके लिए फिर कुछ पेनल्टीज़ हैं जो कि सेक्शन 29 में ही दी गई हैं पुलिस एक्ट के। तो वो सब बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने वाली बात है, उसको हम अलग से भी देख सकते हैं पुलिस एक्ट को, ठीक है। अब सेक्शन 2C सीआरपीसी का पढ़ोगे तो कॉग्निजेबल ऑफेंस बता रखे हैं क्या होते हैं, और 2L सीआरपीसी पढ़ोगे तो नॉन कॉग्निजेबल बता रखे हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, डायरेक्टली यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया गया कि ये चीज़ हो गई तो ये कॉग्निजेबल हो जाएगा, ये चीज़ हो गई तो नॉन कॉग्निजेबल हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया फर्स्ट शेड्यूल में चले जाओ, सीआरपीसी के जब पीछे जाओगे आप तो वहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल दिया गया, जोन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल बोले गए हैं वो कॉग्निजेबल है, जोन से नॉन कॉग्निजेबल बोले गए हैं वो नॉन कॉग्निजेबल है। होता क्या है कॉग्निजेबल होने से कि जो पुलिस होती है वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 156 जब हम देखते हैं, सब सेक्शन 1 ये सब चीज़ें जहाँ आती है 157, और जो नॉन कॉग्निजेबल होता है यहाँ पे बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती, मतलब कि मजिस्ट्रेट से जाके परमिशन लेनी पड़ती है। मजिस्ट्रेट जब वारंट इशू करते हैं उसके बाद वो किसी को जाके अरेस्ट कर सकती है अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल किस तरीके से होता है? जनरली आप देखोगे तो अगर आप शेड्यूल को भी देखोगे तो ये चीज़ रखी गई है कि जो ज़्यादा सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं उनको हमने कॉग्निजेबल बोल दिया, और जो थोड़े से कम सीरियस होते हैं, नॉन सीरियस होते हैं, उनको हमने नॉन कॉग्निजेबल बोल दिया, ठीक है। अब सीरियस कैसे? जिनके अंदर पनिशमेंट 3 साल या 3 साल से ऊपर की है उसको हमने सीरियस ऑफेंसेस बोल दिया और कॉग्निजेबल रख दिया। जिसके अंदर सजा 3 साल से कम की उसको हमने नॉन सीरियस बोला और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में रख दिया। लेकिन ये क्लासिफिकेशन आपको फर्स्ट शेड्यूल में ही देखनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी है और ये पॉसिबल नहीं होता कि पुलिस भी इन सब सेक्शंस को याद कर सके कि कौन से कॉग्निजेबल है, कौन से नॉन कॉग्निजेबल है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन चलता रहता है। इसके अंदर एक वीकनेस भी है इसकी कि कोई एक ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा गया जिससे कि हम डिसाइड कर सकें कि क्या चीज़ कॉग्निजेबल है, क्या चीज़ नॉन कॉग्निजेबल है। जैसे अब ये इसकी एक्सेप्शंस देखें कॉग्निजेबल ऑफेंस की, जो ऑफेंस होते हैं मैरिज से रिलेटेड जो ऑफेंस होते हैं सेक्शन 493 से 497 आईपीसी के अंदर दिए गए हैं, उनके अंदर वो सीरियस नेचर के हैं। उनके अंदर सज़ा अगर आप देखोगे तो 5 साल तक की सज़ा हो जाती है, लेकिन उसके हमने कॉग्निजेबल नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि हमने ये सोचा कि ये प्राइवेट मैटर्स हैं, मतलब किसी की फैमिली के मैटर है, आप यहाँ पे डायरेक्ट पुलिस की इंटरवेंशन कर दोगे तो पर्पस जो है हमारा वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने उसको कॉग्निजेबल नहीं रखा। ऐसे ही अगर आप देखो कोई अगर फॉल्स एविडेंस देता है, ठीक है, तो ये क्या अपने आप में ऑफेंस है आईपीसी के अंदर भी, लेकिन यहाँ पे भी, और सज़ा भी इसके अंदर 3 साल से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे भी हमने इसको नॉन कॉग्निजेबल रखा। क्यों? क्योंकि ये भी जुडिशियल सिस्टम है, कोई कोर्ट के सामने आके अपनी गलत गवाही दे रहा है, फॉल्स एविडेंस दे रहा है, एविडेंस मिटा रहा है, तो वहाँ पे ये है कि पुलिस की इंटरवेंशन ना हो, जुडिशरी जो है अपने आप में सही से काम कर सके, इसलिए हमने इसको नॉन कॉग्निजेबल में डाल दिया। तो इसके कई रीजंस है कि हम किसी ऑफेंस को कॉग्निजेबल क्यों रख देते हैं, नॉन कॉग्निजेबल क्यों रख देते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आप कहीं और एक्ट पढ़ोगे, सिटीजन एक्ट पढ़ोगे, वहाँ पे कम सजा है फिर भी हमने उसको कॉग्निजेबल कर दिया, तो वो उसके रीजंस होते हैं कि वो इतने ज़्यादा हार्मिंग नेचर के हैं कि हमें उसे कॉग्निजेबल रखना पड़ा। ऐसी नॉन कॉग्निजेबल की भी एक्सेप्शन है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति वायरस स्प्रेड कर रहा है, सेक्शन 269 और 270 में जो ऑफेंस दिया गया है, तो ये इसके अंदर सज़ा 3 साल से कम है, लेकिन ये एक सीरियस नेचर का है, पब्लिक के अगेंस्ट ऑफेंस होगा, ठीक है, पूरी पब्लिक के अगेंस्ट, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए हमने इसको कॉग्निजेबल में डाल दिया। ऐसे ही आप ऑफेंस देखोगे 509 का आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी, इसको भी हमने कॉग्निजेबल रख दिया। 277, 284 से 286 ये सब हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस रख दिया। अदरवाइज आपको फर्स्ट शेड्यूल ही देखना पड़ेगा देखने के लिए कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। लेकिन हमें एक बार ही पता चल जाता है, अगर कोई ज़्यादा सीरियस नेचर का, तो हम कह सकते हैं कि वो कॉग्निजेबल ही होगा, ठीक है।
376 और ये से जितने भी ऑफेंसेज है ये सब कॉग्निजेबल है, मर्डर ये सब जितने भी, क्योंकि ये बहुत ग्रीवियस नेचर के ऑफेंसेज है। अब आप किसी को सिंपल हर्ट कर रहे हो, उसके सिर्फ प्राइवेट हार्म हो रहा है उसको, तो वहाँ पे फिर हमने उसको नॉन कॉग्निजेबल रख दिया कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं उसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप सेक्शन 39 पढ़ोगे सीआरपीसी का, तो वहाँ पे भी बताया गया है कि पब्लिक की भी ये ड्यूटी होती है कि वो सर्टेन ऑफेंसेस जो हमें सेक्शन 39 के सबसेक्शन 1 में बता रखे हैं कि उन ऑफेंसेस के बारे में आके वो बताए पुलिस को कि क्या ऑफेंस हुए थे, अगर वो अवेयर है उस चीज़ के लिए। और अगर उसके पास कोई एक्सक्यूज़ है तो फिर वो उसको एक्सप्लेन करे कि वो क्यों इस ऑफेंस के बारे में नहीं बता पाया, और कोई रीजनेबल एक्सक्यूज़ होना चाहिए, ठीक है। और अगर उस चीज़ की वो इंटेंशनल ओमिशन करता है तो यहाँ पे उसको सेक्शन 176 और 202 आईपीसी में पनिशेबल भी हो सकता है। लेकिन इतना कोई ध्यान देती नहीं है पुलिस भी इन चीज़ों पे, और इतना यूज़ में भी नहीं आती है सेक्शंस, लेकिन यहाँ के प्रोविजंस और आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। इसके अलावा इसी तरीके से जो पब्लिक होती है उसको असिस्टेंट देनी होती है, असिस्टेंस देनी होती है मजिस्ट्रेट को भी और पुलिस को भी, सेक्शन 37 को अगर आप देखोगे। और ये असिस्टेंस कब मांगती है मजिस्ट्रेट या पुलिस, जब रीजनेबली डिमांडिंग होता है। रीजनेबली डिमांडिंग, अब ये फैक्ट्स सर्कमस्टांसेस हर एक केस में अलग अलग होते हैं कि पब्लिक की हेल्प की ज़रूरत कब है, किसी व्यक्ति की हेल्प की ज़रूरत कब है। और अगर आप हेल्प नहीं करते तो फिर वहाँ पर भी ऑफेंस करते हो 187 आईपीसी का, तो वहाँ पर आपको उसकी सज़ा मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें जो हमें जनरल ऑब्जर्वेशन है, जो हमें ट्रायल स्टार्ट होने से पहले पता होनी चाहिए। इसी तरीके की अभी हम और चीज़ें देखेंगे जो हमें ट्रायल स्टार्ट होने से पहले पता होनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि जब आप डे टू डे प्रैक्टिस करोगे, मान लो आप जुडिशरी क्लियर करते हो, तो वहाँ पे आपको देखो ट्रायल चलता रहेगा, वो तो रूटीन की चीज़ें हैं। लेकिन ये जो एप्लीकेशंस होती हैं, बेल एप्लीकेशन होती है, 125 एप्लीकेशन होती है, डेली आती है, तो वहाँ पे इसलिए आपसे पेपर में भी क्वेश्चन इन चीज़ों से पूछता है ताकि आप डेली उन चीज़ों को कर सको। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये बेसिक समझ आए हों कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिनको भी इस टॉपिक को समझना उनको ये ज़रूर भेजिएगा।